राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बांझ औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमली 14 बरस की थी जब उसका रिश्ता तय हो गया था। उस समय में सभी लड़कियों का विवाह 12-13 वर्ष की उम्र में हो जाता था, जब लड़कियों का शादी का मतलब भी नहीं पता होता था, क्योंकि यह उम्र तो बच्चों के खेलने कूदने की होती है। और इस उम्र में विवाह, लड़कियां तो बस यही सोचकर खुश हो जाती थीं कि उन्हें नए नए कपड़े मिलेंगे। कमली के माँ तो थी नहीं, पिताजी थे, सो बस थोड़ा सा घर का कामकाज जो पिताजी ने सिखाया वही कमली को आता था। शादी का दिन भी आ गया, बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त आ गया और रोते रोते कमली डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। अपनी ससुराल पहुंचकर कमली ने इतनी आलीशान हवेली देखी तो उसका मन बहुत खुश हुआ। तभी कमली की सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और कमली ने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा तो उसकी सास एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। उसे मन ही मन थोड़ा जो डर भी लग रहा था। सारी रस्में खत्म होते ही रात हो गई थी और कमली बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वह बेचारी सुबह से थकी हुई थी। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर कमली को जगाया कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर कमली रसोई में गई और खीर बनाई उसने। सबने उसकी बनी खीर की तारीफ की, पर सासू माँ ने कमी निकाल ही दी थी। साथ ही कमली को हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद जो कमली के पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह बीए कर रहे थे। और खैर, कमली के पति का नाम अमर था, वह हॉस्टल चला गया। खैर, अमर भी हॉस्टल जाने के बाद कमली अकेली रह गई और अपनी सास और ससुर के साथ वह पढ़ती थी। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी और बाद में जो कमली के पास अमर की चिट्ठी पहुंचती थी। उम्र कम होने की वजह से उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे अकेलेपन का साथी जो उसके घर में आम का पेड़ था। कमली बेचारी जब अकेलापन होता और उसका मन नहीं लगता तो वह वहीं आम के पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा हुआ था, उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर, एक कच्ची मिट्टी का वहां पर कमरा भी बना हुआ था। वो आम का पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर कमली को उस पेड़ से बहुत प्यार था। वह जब उसका काम हो जाता तो वह उस पेड़ के पास जाकर फुर्सत से बैठती और उसी पेड़ के साथ वह बातें करती। वही पेड़ उसका साथी था। उसको देखते ही कमली अपनी सारी थकान भूल जाती। और ऐसे ही समय बीतते बीतते 2 साल बीत गए और कमली 16 बरस की हो गई। अमर की अभी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जा जाकर सारा जायजा उसकी सासू माँ ले रही थी। कमली भी बहुत खुश थी कि अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ उसने पूरी स्त्री की तरह वह अपने आप को महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो कमली की सास ने कमली से कहा, जा अपनी नजर उतरवा ले, अमर आ गए हैं हवेली में। हलचल से ही पता चल रहा था कमली को, क्योंकि पूरी हवेली में हलचल मची हुई थी। कमली ने अंदाजा लगा लिया कि उसका पति आ गया है और वह जो खाने पीने से निवृत्त होकर सब लोग आराम करने चले गए। अमर भी अपने कमरे में आ गए और जो कमली शर्म से बस लाल हुई जा रही थी। अभी अमर ने उसे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी, अमर जो कमली के लिए लेकर आया था। पर कमली कहने लगी, पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही कोई किसी तोहफे से कम नहीं था। वह तो अमर के बिना अधूरी थी।
उसे तो अमर के आने में एक एक दिन कैसे गुजारे थे वही जानती थी। उसने जो ढेरों बातें की अमर के साथ, जिनमें कुछ शिकायतें थी तो कुछ प्यार था। समय बीतता गया, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, और ऐसे ही 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमर और कमली एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि कमली के पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर कमली को लेकर तुरंत रवाना हो गया। पिताजी कमली को देखकर बहुत खुश हुए, जैसे वह कमली के लिए ही अपनी सांसों को रोक कर रखे हुए थे। और फिर वे कमली और अमर के जो देखकर और कमली को अमर के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा करके कमली जो अमर के साथ अब वापस आ गई थी। अब कमली के लिए अमर और उसका परिवार ही उसका परिवार था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने अभी उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में ही बोलती थी, पर धीरे धीरे सासू माँ ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो कमली के पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी उसकी सास। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। बांझ शब्द तीर की तरह चुभता था। यह शब्द पर कुछ भी वह कमली कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से अपना दिल हल्का कर लेती थी। अमर कमली को दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर कमली को खोखला कर रहा था। अभी कमली की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने उसे बांझ की उपाधि से नवाज दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी कमली। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी तो नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकता है? कमली यही सोच रही थी कि अमर मेरे बिना इजाजत के दूसरी शादी कर रहा है। वह कहने लगी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, और उसने बत्ती बुझा दी और वह सो गई। अमर ने उससे कुछ बात करनी चाहिए तो उसने अमर से कह दिया कि देखो कमली, मैं थका हुआ हूं, मुझे सो जाने दो। कमली ने कहा, अमर क्या आप दूसरी शादी करेंगे? तब वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं थका हुआ हूं कमली, मुझे सो जाने दो। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक से जो परेशान हो गया हूं। उधर माँ है और इधर तुम, परेशान हो गया हूं मैं। मन करता है कि जो आत्महत्या कर लूं। कमली कहने लगी, नहीं अमर, ऐसा मत कहिए। और उसने अमर के मुंह पर हाथ रख दिया। आपके अलावा, कमली कहने लगी, मेरा कौन है इस संसार में? और फिर वह करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही। और जब सुबह हुई तो वह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो बिल्कुल मजबूर और बेसहारा थी। वह मन ही उसका कर रहा था, वह मन ही मन सोच रही थी, अब जीकर क्या करना है। मायके में अपना कहने के लिए कोई बचा नहीं, और ससुराल में जिसे अपना सब कुछ माना वही मेरे लिए सौत ला रहा है। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। फिर वह कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों आत्महत्या करूं? और उसने सोचा कि जो मेरा नसीब है वो तो होकर रहेगा। देर रात तक वह सोचती रही थी, इसलिए सुबह उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। उसने जो अमर की दूसरी शादी की मौन स्वीकृति दे दी थी। दूसरी शादी के लिए उसे ये कहाँ मालूम था उसकी माँ किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि अमर भी तो कमली से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन कमली की सासू माँ ने अमर को बहुत मजबूर किया था, इसलिए वह चुप था। और 1 महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी फूलवती से हो गई।
फूलवती अमर की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। कमली अपना सामान, उसकी सासू माँ कहने लगी, अपना सामान पीछे वाले कमरे में रख लो, आज से फूलवती इस कमरे में रहेगी। और अमर के साथ सासू माँ अपने हाथ नचाकर कमली को ताना देते हुए कह रही थी। कमली कहने लगी, कैसे छोड़ दूं ये कमरा? नहीं, यह कमरा तो मेरा है, जिसे जाना है जहां वह जाए, मैं यहीं रहूंगी। पर फिर कमली को ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं हुआ तो यह कमरा कैसे मेरा हो सकता है। ऐसा सोचते हुए कमली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और उसने सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने सामान एक कोने में रख दिया। सामान एक कोने में रखकर वह खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। सोचने लगी, किस्मत कहूं या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस आम के पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा, क्या मैं इसकी तरह अड़िग और मजबूत रह पाऊंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती? अपने विचारों में खोई हुई कमली, जो कभी हाँ करती और कभी ना करती, तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे और उसने निर्णय लिया कि वह अपने आप को हर स्थिति में संभालेगी और हर समय से लड़ने के लिए वह तैयार है। दिन गुजरते गए और फिर कमली ने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठड़ी के आसपास खूब सारे उसने पौधे लगा लिए। बाकी बचे हुए समय में वह इन पेड़ों की देखभाल करने लगी, साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। जो फूलवती एक सुलझी हुई लड़की थी, वो जब भी कमली से बात करने के लिए आती तो उसकी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। कमली से बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखाई देता था। शायद कमली की हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था। उन्हें अपनी माँ पर जो गुस्सा तो बहुत आता था, पर वे माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। फूलवती के दिन खुशी से गुजर रहे थे और कमली के दिन बस गुजर ही रहे थे जैसे तैसे। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब फूलवती ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। कमली भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आ जाएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन जो फूलवती पूरा कर देगी। फूलवती बहुत कमजोर थी और उम्र भी उसकी 16 साल थी। उसे बहुत तकलीफ होती थी कमली को। अब वह अपनी सासू माँ का उसकी का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, फूलवती की अच्छे से देखभाल की जाए, जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी फूलवती का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए कमली ने अमर से कहा कि अमर, फूलवती को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ। पर जो उसकी सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी तो बच्चे घर पर ही हुए हैं। और अमर की वही पुरानी आदत थी, अपनी माँ के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे। और एक दिन फूलवती की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। घबरा कर कमली ने गांव के वैद्य जी को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई और कहा। कमली ने जब मैंने अमर को यह सब बताया तो सासू माँ ने उसे जो फूलवती से दूर रहने का आदेश दे दिया। यह कह दिया कि बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए फूलवती पर। तू बांझ है, इसलिए मेरी बहू से दूर रह। इसके आसपास भी नहीं फटकेगी, इसके आसपास भी मुझे दिखाई नहीं देगी। खैर, वह
कमली जो फूलवती से उसे दूर कर दिया गया और फिर से फूलवती अपनी कोठड़ी में अकेली सारा दिन बंद पड़ी रहने लगी। या यह कहे कि अंदर ही अंदर अब वह खुद से भी डर गई थी कि क्या सचमुच मेरी वजह से कमली को कुछ हो न जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के कमली आंगन की तरफ भागी तो देखा कि फूलवती को जो प्रसव पीड़ा हो रही थी उसका प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। कमली अमर की तरफ देखा तो बहुत डरे हुए लग रहे थे। कमली को अमर वे बहुत चिंतित भी दिखाई दे रहे थे। कमली अमर के पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हवेली में सब खुश थे, पर तभी दाई काकी ने आकर बताया कि फूलवती की कमजोरी और खून की कमी के कारण वो फूलवती को नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही फूलवती का देहांत हो गया। हाय, उसकी सास विलाप करने लगी, दहाड़े मारकर रोने लगी। हाय, पोते का मुंह भी नहीं देख पाई मैं, अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ को विलाप जो सारी हवेली में गूंज रहा था, वह तेज तेज चीखे मार रही थी। और उस छोटी सी दूध मुई बच्ची को देखकर कमली का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे ऐसे लगता जैसे वो मैं ही हूँ, और क्योंकि उसे की माँ भी बचपन में चली गई थी। और उसने उस बच्ची को उठाकर कमली ने अपने कलेजे से लगा के लिया। जिनकी माँ नहीं होती वे बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी वो लड़की कमली को, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का तो वही राग चलता रहा, लड़कियों से का वंश चलता है, बेटा होना जरूरी है जो हमारी वंश बेल को आगे बढ़ाएगा। पर अब शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमर पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही जो कमली के कमरे में आ जाते और गुड़िया को खिलाते, और कमली भी अमर को खुश देखकर खुश रहने लगी। 1 साल बीत चुका था फूलवती को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज फूलवती की बरसी थी, उसे गए हुए 1 साल हो गया था और गुड़िया को आए हुए। आज छोटी सी हवेली में पूजा रखवाई थी कमली ने, और उसकी सासू माँ ने तो पंडित जी के आते ही प्रश्न पूछ लिया, पंडित जी, पोते का मुंह मैं देख पाऊंगी या नहीं। पंडित जी भी उसके लिए कुछ गृह शांति के उपाय बताने लगे। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। कमली की कोठड़ी के पास भी गई और जब पंडित जी को वो बांझ पेड़ भी दिखाया, पेड़ को देखते ही पंडित जी को जो मुंह बना लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यह सब कुछ इस पेड़ के कारण हो रहा है। तो सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। कमली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, अपने सुख दुख के साथी को कैसे बचाए। जैसे ही नौकर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ने लगे तो कमली फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे और कमली रोती जा रही थी, पर किसी को भी तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे खींचकर धक्का दे दिया और कमली का सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धारा बह निकली और यह देखकर अमर से रहा नहीं गया। उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत ही कमली को लेकर अस्पताल गए। मल्लम पट्टी के बाद जो कमली को होश आया तो डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और अमर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर कहने लगी, क्या अब, अमर ने पूछा था, डॉक्टर साहिबा क्या आप हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर आप इनका पूरा ख्याल रखिए, ऐसे दोबारा से कभी ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत में? अमर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा।
कि क्या हुआ है इन्हें। तब डॉक्टर कहने लगी, अरे आप लोगों को नहीं पता, अब ये माँ बनने वाली है तो इसका अच्छे से ख्याल रखिए। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, बस सब एक दूसरे को देख रहे थे और कमली तो बिल्कुल, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और कमली की सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह कमली के सिर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी, कमली मुझे माफ कर दो। और कमली मुस्कुराकर अपनी सासू माँ से लिपट गई, जैसे कि वह उसकी अपनी माँ से लिपटी हो। पूरे 9 महीने जो कमली की सासू माँ ने कमली का बहुत ख्याल रखा और कमली ने उस पेड़ का। आज कमली की डिलीवरी होने वाली थी। सासू माँ समय से ही कमली को अस्पताल ले गई, क्योंकि जो गलती उन्होंने फूलवती के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, एक नर्स ने आकर कहा, आपके पोता हुआ है माँ जी। सासू माँ ने यह खबर सुनाई तो सासू माँ के जो हाथ में सोने की अंगूठी थी, वही अंगूठी निकालकर उन्होंने नर्स को दे दी। वो बहुत खुश थी, आज इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि कमली बिल्कुल ठीक है। हवेली में धूमधाम थी, सब लोग खुश थे कि हमारा परिवार अब पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी थी, और वह खुशी यह थी कि जो मेरा आम का पेड़ भी पनप रहा था, पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत ही खुशकिस्मत थे और जल्दी चिंता करने लगते हैं, क्योंकि पेड़ और फल समय से ही आते हैं। कुपोषित शरीर और पेड़ दोनों ही फल नहीं देते हैं। लोग जरा भी धैर्य नहीं रखते हैं। उम्र और पोषण शरीर के लिए जरूरी होता है। तरह तरह के कलंक लगा दिए जाते हैं, बांझ बांझ। अब वो पेड़ भी अच्छी देखभाल से फल दे रहा था और कमली का फल भी उसकी गोद में था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।